हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर वाइज चैप्टर 2 टॉपिक 1 कंप्लीट होने को है और मैं इस समय 31वां सवाल, अच्छा मैंने 31वां कल मुझसे छूट गया था, 32वां मैंने करा दिया था। आइए देखिए, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो ड्रॉ की जाती हैं उसको ड्रॉ करते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहें। ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस corresponding to a field that is uniformly increases but remains constant along z direction। एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि z डायरेक्शन में ही है लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। आप डेफिनेशन उसकी लैंग्वेज पढ़िए, देखिए क्या है। फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस बट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग जेड डायरेक्शन, बट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में ही रहेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल सरफेसेस ऐसे बनेंगी, धीरे धीरे पास पास आती जाएंगी, धीरे धीरे पोटेंशियल सरफेसेस पास पास आती जाएंगी एंड परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और फ्री फंड का नंबर दे जाता है। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर? नो, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू डायरेक्शन विच इज मीनिंगलेस। ठीक है, क्योंकि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर गई तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये और एक इसके परपेंडिकुलर ये, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि मीनिंगलेस है। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट, माइनस क्यू जो है वो यहाँ पर है 0,0, माइनस ए, एंड प्लस क्यू जो है वो यहाँ पर है 0,0, प्लस ए। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q? सबसे पहले बच्चों हमको ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वो मेरी किताब के हिसाब से है। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, हाउ मच वर्क डन। ये वाला क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए, आपकी किताब में भी होगा। 2009 का क्वेश्चन है, हो सकता है ना भी हो क्योंकि आपकी बुक में 2010 से क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं। अगर हम आप ही वाली बुक को यहाँ सॉल्व कराएं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि आपकी बुक में कुछ टॉपिक्स डिलीटेड वाले हैं और हम उस बुक को करा रहे हैं जब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। पूरा का पूरा सिलेबस हमारे फिजिक्स में था और आप भी पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। आपकी साल अभी तक कोई डिलीट नहीं हुआ है टॉपिक। आइए देखिए, तो सवाल ये है कि माइनस चार्ज यहाँ पर, प्लस चार्ज यहाँ पर लोकेटेड है एक्स बाई जेड, जेड एक्सिस पर, एक्स बाई जेड, जेड एक्सिस पर हैं चार्जेस। तो आप अपनी एक्स एक्सिस बनाइए, बाई एक्सिस बनाइए एंड जेड एक्सिस। मान लीजिए ये जेड एक्सिस कोई भी मान लें, कोई एक्स मान लें, कोई बाई मान लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव जेड तो इसके इधर वाली जो होगी वो कैसी होगी? निगेटिव जेड। ठीक है, तो जो हमारा डाइपोल रखा हुआ है ये डाइपोल हो जाएगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। उसका जो माइनस चार्ज है वो माइनस ए यानी यहाँ पर है जेड एक्सिस पर और ये दूरी ए के बराबर है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और प्लस चार्ज यहाँ पर रखा है, ये दूरी ए के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगी, ये प्लस क्यू है। कुल मिला के आपका जो डाइपोल है, ये एक डाइपोल था, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का कॉम्बिनेशन एक डाइपोल कहलाता है। ये डाइपोल हमारा पूर्णतः कंप्लीटली जेड एक्सिस पे रखा हुआ है। एक चार्ज निगेटिव एक्सिस पे है, एक चार्ज पॉजिटिव एक्सिस पे है, लेकिन है पूरा का पूरा जेड एक्सिस पे। बच्चों, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी एक्स एक्सिस होती है और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी बाई एक्सिस भी होती है। बाई और एक्स दोनों जेड के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज Q0 को इस पॉइंट से उठाया, किससे? 7,0,0 यानी एक्स एक्सिस का कोई एक पॉइंट है, यहां से एक टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं। कहां पे करा रहे हैं? -3,0,0 यानी एक्स एक्सिस पर ही करा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस का इधर, यानी पूरा मोशन आपका एक्स एक्सिस पे हो रहा है। इसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, यानी उसका मोशन एक्स एक्सिस पे ही रहा। ठीक है, और ये एक्स के उस तरफ चला गया, नेगेटिव एक्स की तरफ। मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन बच्चों इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा
कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस, यानी डाइपोल के हम इक्वेटोरियल लाइन पे मोशन कर रहे हैं। ये 3D डायग्राम बना है, एक डाइपोल ये है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इस तरह मोशन कर रहे हैं, इसको पार करते हुए दूसरी छोर भी निकल गए हैं, इधर से मोशन करना स्टार्ट किया, इधर निकल गए। बच्चों इक्वेटोरियल लाइन हमेशा 0 वोल्ट की होती है। एक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो कैसी होती है? हमेशा 0 वोल्ट की होती है ना। तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा Q डेल्टा बी, Q नॉट 0,0 इज 0, वर्क डन की वैल्यू आएगी 0। तो बच्चों ये एक आसान सवाल था, परंतु फिर भी कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। उसका कारण ये है कि बच्चे कोऑर्डिनेट्स को देख के डायग्राम नहीं बना पाते, ये मेन प्रॉब्लम रहती है। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते संभवतः वो दिमाग के थोड़ा सा वीक रहते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ी सी इमेजिनेशन लगानी पड़ती है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक गौरिल्ला का चित्र बनाइए बिना गौरिल्ला को देख के। आपने कभी भी उसको देखा, उसका फोटो देखा हो तो आप इमेजिन कीजिए कैसा मुंह, कैसी नाक, कैसी आँख, कैसे हाथ, कैसा पेट, ये सब। तो उसमें ज़्यादा इमेजिनेशन लगती है। इसमें तो आपको पता है कि डाइपोल हमारा यहाँ और यहाँ रखा है, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो और इसकी बाई या जेड कहीं भी आप, बाई या एक्स कहीं भी आप मोशन करें, बाई एक्सिस भी इक्वेटोरियल लाइन होगी, क्योंकि डाइपोल ये रखा हुआ है इस तरह। तो बाई एक्सिस भी इक्वेटोरियल होगी और एक्स एक्सिस भी इक्वेटोरियल होगी। ठीक है, तो चाहे बाई एक्सिस पर मोशन करें चाहे एक्स एक्सिस पर, वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि 0,0 माइनस 0 इज 0। पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल लाइन का वो 0 होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों 0 वोल्ट के हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही मोशन कर रहे थे, इनिशियल भी एक्स एक्सिस का पॉइंट था, फाइनल भी एक्स एक्सिस का पॉइंट था। तो अच्छा सवाल है ये, 3 नंबर का सवाल है और बढ़िया सवाल है, ऐसा नहीं है। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। वर्क डन कॉपी में लिखा होगा, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, क्योंकि वर्क होता है Q डेल्टा बी, Q 0 इज इक्वल टू 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट सेम पोटेंशियल का होता है। तो अगर आप वर्क करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम पोटेंशियल के होने के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और वर्क भी 0 आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इक्विपोटेंशियल जहां जहां क्लोज होती है वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां जहां दूर होती है वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होता है। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक फाइनल चौथी प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी होगी, क्या, कौन सी छूट गई? वर्क डन इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां जहां पास पास वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर दूर बनाई जाएंगी। ये एक और कोई प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी थी ना, इसमें तो 2 ही बोली गई हैं लिखने को, आपकी कॉपी में 4 लिखी होंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्लिप कर गया। चलिए, तो हमको 2 ही लिखनी है, हो सकता है अभी आगे वो 4 पूछे तो हमें चौथी भी याद आ जाए, कौन सी थी? ओह, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। गंभीर हालत है। आइए देखिए, चलिए, तो 2 प्रॉपर्टी लिख रही थी। उसके बाद ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, 33 का दूसरा पार्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पहला पार्ट था, इक्विपोटेंशियल डाइपोल। डाइपोल है मेरे पास ये, पहले इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस तरह, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले बनाएंगे इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। उसके बाद आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे ऐसे, 1 2 3,
1 2, और जिस समय हमने क्लास पढ़ाई थी उस समय बताया था कि इधर पास पास क्यों है और इधर दूर दूर क्यों है। असल में डायपोल के अंदर वाले रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए पास पास है, जबकि डायपोल्स के इधर और इधर वाले रीजन में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप देखिए जरा, खुद ही देखकर आप बता सकते हैं। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस चार्ज के कारण भी इधर, दोनों का जुड़ रहा है, जबकि इस वाले रीजन में प्लस के कारण इधर और माइनस के कारण इधर इधर घट रहा है। तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है इधर, और यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है बढ़िया सा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए देखिए 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 देखिए, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, दो चार्ज्ड हैं कंडक्टिंग यानी मेटल के स्फीयर हैं ऑफ रेडियस r1 एंड r2, एंड रेडियस r2, r1 एंड r2, r1 एंड r2। आइए देखिए, चलिए, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, और ये स्फीयर्स को इस तरह हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें। तो बच्चों, जब भी स्फीयर्स कनेक्ट किए जाएंगे तो हो सकता है चार्ज फ्लो हो जाए, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज फ्लो हो सकता है वायर के थ्रू। अब चार्ज अगर फ्लो होगा तो वो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, किसी एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा, किसी एक तरफ लो पोटेंशियल होगा। लेकिन एक बात हमको पता है कि फाइनली चार्ज जब फ्लो होना बंद हो जाएगा तब दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इस सरफेस का और इस सरफेस का जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब भी वायर्स से कनेक्ट करते हैं दो मेटल्स को, तो दो चार्ज्ड मेटल्स को, तो हमको यही बात बार बार दिमाग में आनी चाहिए कि चार्ज फ्लो कर जाएगा और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। सवाल क्या उठता है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए। ध्यान दीजिए, कोई बच्चा इस पे चार्ज Q1 मान ले, इस पे चार्ज Q2 मान ले, क्योंकि ये R1 R2 है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे 1/4πε0 Q/r1², क्योंकि इसकी रेडियस r1 है। तो इस स्फीयर का फॉर्मूला होता है Q/r², है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसकी रेडियस r1 है, तो बच्चा आंसर ये लिख देगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए किस तरह, क्योंकि हमको Q1 नहीं पता है, हमको Q2 नहीं पता है, तो किस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज आ रहा है। एक बात हमको पता है, 1/4πε0 Q1/r1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/r2। जब एक स्टेडी कंडीशन आ जाएगी, उस स्टेडी कंडीशन के बाद हम दोनों का पोटेंशियल बराबर लिख देंगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तभी चार्ज फ्लो होना बंद होगा। और फ्लो होने के बाद इस पर Q1 चार्ज और इस पर Q2 चार्ज बचा, तो दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल, इसकी सरफेस का पोटेंशियल और इसकी सरफेस का पोटेंशियल सेम कर दिया, और आप देखें किस तरह हमको मिला Q1/r1 बराबर Q2/r2। अब फॉर फील्ड, क्योंकि फॉर सवाल फील्ड का है, 1/4πε0 Q1/r1² डिवाइडेड बाई रेशियो निकालना है दोनों के फील्ड का Q2/r2², E1/E2। दोनों की सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये वायर से कनेक्ट ना किया जाए तो यही आंसर है, रेशियो यही होगा। लेकिन वायर से कनेक्ट कर दिया है तो आप इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तुरंत जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करेंगे, एक क्षण में ही चार्ज फ्लो करेगा और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल की कंडीशंस को सामने रख के आंसर ये आया। इधर आ रहा है Q1/Q2 इंटू R2²/r1², ये आंसर। अब आप बताइए Q1/Q2 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, R1/R2। Q1/Q2 क्या है, R1/R2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R1/R2 इंटू R2²/r1²। I lose my R1, I lose my R2. आंसर इज R2/R1। दिस इज द आंसर। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर में ये सवाल लगाते हैं तो मैं आंसर यही लिख के छोड़ दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिख दिया और भाग लगा दिया, यही रेशियो है। लेकिन इस चैप्टर में इस वायर को कनेक्ट कर दिया गया है
वायर से, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा और वहां से आपको कुछ निकालना है और उसको यहां रखना है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो हमने पोटेंशियल सेम कर दिया और वहां से हमने Q1/Q2 की वैल्यू निकाली R1/R2 और यहां पे रख दी Q1/Q2 की जगह R1/R2, कट गया आंसर R2/R1। एक बार आप इसको रिपीट करके जरूर देखिए और ये समझिए कि ये सवाल हमने किस तरह लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जल्दी बच्चों का गलत भी हो जाता है। आइए देखिए देखिए देखिए, आसान सा सवाल। आसान सा सवाल, आसान सा सवाल। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35, डेराइव, कोई डेरिवेशन है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर डेरिवेशन आपको करना है। आप पूरे डाइपोल की डिस्टेंस 2a मानेंगे, लेंथ आधा आधा कर देंगे तो a और a। डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है, उसकी एक्सिस पर पॉइंट P है और वहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा V1 1/4πε0 माइनस Q, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, अपॉन दूरी R प्लस A। जबकि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल है 1/4πε0 Q अपॉन दूरी R-A। ज़्यादा और प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे तो V1 प्लस V2, वहाँ पे हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। V1 प्लस V2 करना पड़ेगा तो V टोटल मिल जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, 1 अपॉन, प्लस वाले को आगे लिखो, माइनस वाला है इसको पीछे कर दो, 1/4πε0 Q अपॉन R-A और प्लस करेंगे हम, लेकिन वो माइनस Q था, माइनस आगे आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A। तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है, ये पूरा का पूरा कॉपी में दिया गया है। मैं चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा रफ्तार से सॉल्व करूँ। 1/4πε0 Q कॉमन ले लिए, 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A रफ्तार में। सभी बच्चों को चैप्टर वाइज पे पूरा अपना ध्यान बटा देना है, लगा देना है। और जब आप चैप्टर वाइज को सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली आपकी कॉपी अपने आप रिवाइज हो जाएगी। NCERT भी बहुत सारी रिवाइज हो जाएगी, फिर आपको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम साल भर चैप्टर वाइज के गुणगान गाते हैं, क्योंकि उसको लगाने के बाद बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। जब आपकी हाफ ईयरली होती है तब आप अपने क्लास में शीर्ष बच्चों में से रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और धीरे धीरे आप फिजिक्स में टॉप करने लगते हैं। बहुत आसान होता है। ऑनलाइन टेस्ट में तो बाकी सारे बच्चे भी लगभग 70-80% बच्चे पूरे पूरे मार्क्स लाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, इसलिए उस पर हम कुछ भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक भी बच्चा पूरे मार्क्स नहीं ला सकता, फिर 70% बच्चे पूरे मार्क्स कैसे लाते हैं। आइए देखिए, एलसीएम ले सकते हैं ना, R माइनस A R प्लस A, तो R प्लस A ऊपर आ गया, इधर R माइनस A। आप सॉल्व करेंगे, R प्लस A R माइनस A, R कट जाएगा, A बचेगा, हो जाएगा 2A, Q इंटू 2A बनेगा P और नीचे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, है ना। R माइनस A R प्लस A यानी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप ये डेरिवेशन कर लेंगे, ये आसान डेरिवेशन है एक्सेल पॉइंट का। आइए देखिए, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1.5 नंबर का है शायद, क्योंकि 2 पार्ट है इसके, 3 नंबर का सवाल चल रहे हैं। डिपिक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल बनाने के बाद डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बनानी है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। इस तरह की बनती हैं, इस तरह, ठीक है, इस तरह डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं। चलिए अगला देखें, 36वां सवाल। डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला, इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव में भी नेगेटिव, कुछ भी हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी बनती हैं, धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा धीरे धीरे, पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे फील्ड की जो फील्ड जेड डायरेक्शन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इस पर आप चरैया बना लीजिए। फील्ड जेड डायरेक्शन में है और ये जेड डायरेक्शन में द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन
कांस्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कांस्टेंट है तो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी सेम दूरी पर बनेंगी, बट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और तीसरा है कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के कभी टेंजेंशियल रहता है? आंसर है नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, और परपेंडिकुलर के कारण से इस सरफेस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं आता, इसलिए कभी भी इस सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर रहता है। आइए देखिए। तो ये 3 सवाल थे एक नंबर के, 2016 में पूछे गए थे सीबीएसई बोर्ड में, और आप भी सीबीएसई बोर्ड के ही छात्र हैं। 37वां सवाल हमारी बुक के हिसाब से डिपिक्ट यानी दर्शाइए क्या डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट। 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरो भी बनाने हैं, कॉपी में भी ये डायग्राम बना हुआ होगा। सेम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है ना, सेम चार्ज है ये, इस तरह एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? ऐसे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह इंटरसेक्ट नहीं करना है, दोनों पोटेंशियल सरफेस मिल जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी कुछ इस तरह। ठीक है, ये है सिमिलर चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम, है ना। एक नंबर आपको इतना आसानी से मिल रहा है, और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह सवाल बन रहे हैं बोर्ड में, आसान। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस ब्रॉट इन्फिनिटी टू पॉइंट्स पोजीशन r1 r2 रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कोई एक्सटर्नल चार्ज होगा। मैं हर बार यहीं से अपना डायग्राम स्टार्ट करता हूँ, इसी कॉर्नर से। उसका कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपको 2 चार्जेस लाने हैं। तो पहला चार्ज आप लेके आएंगे इन्फिनिटी से, इस पॉइंट पे रखेंगे, ये यहाँ से r1 दूरी पर है इसके सेंटर से, और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से लेके आएंगे आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से r2 दूरी पर है। तो क्या वर्क लगेगा? तो पहले को वर्क करना पड़ेगा, Q1 लेके आए, इस यहाँ पर क्या पोटेंशियल है V at R1, ये होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज। नॉर्मली वर्क 1 0 होता है, लेकिन पहले से ही यहाँ पे कोई फील्ड मौजूद है, इसलिए वर्क डन होगा QV एट दिस डिस्टेंस V at R1। जब दूसरे चार्ज को लेके आए तो वर्क 2 हो जाएगा Q2V at R2 प्लस इसके कारण भी कुछ वर्क हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी अपोज कर रहा होगा Q1 Q2 अपॉन ये दूरी, और ये दूरी होगी R2 माइनस R1 वेक्टर, मॉड लगा लेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इस तरह टोटल वर्क डन हो जाएगा दिस प्लस दिस। हम लोगों ने कॉपी में भी इसका एक्सप्रेशन किया हुआ है, आप कॉपी को टटोल के देखिए, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। और इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, ये कब पूछा गया है? 2010 में, तो आपकी किताब में ये मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। आइए देखिए, देख क्यों नहीं रहे। 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से आज का वो आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का सवाल है तो काफ़ी एक्सप्लेन भी करना होगा। क्वेश्चन ये है, ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज Q, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज स्किन पे रहेगा Q, प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इनसाइड लार्ज हॉलो शेल ऑफ रेडियस B। कंसेंट्रिकली ये इसको रखा गया है लार्ज हॉलो के अंदर, कंसेंट्रिकली मतलब दोनों के सेंटर सेम। ठीक है, इसकी रेडियस B बताई गई है, B रेडियस।
दिस आउटर सेल हैज चार्ज क्यू, सवाल पढ़िए, दिस आउटर सेल हैज चार्ज क्यू, दिस आउटर सेल हैज चार्ज कैपिटल क्यू। ये 2009 का सवाल है, आपकी किताब में नहीं होगा। सो दैट इफ दीज स्फीयर आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर इररेस्पेक्टिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और वेन डिग्राफ जनरेटर में इसका यूज भी किया जाता है। वेन डिग्राफ जनरेटर आपका आउट ऑफ सिलेबस था। कह रहे हैं एक स्फीयर अंदर है, मैं एक्सप्लेन कर रहा, और एक स्फीयर बाहर है। अंदर वाला आप हॉलो सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं, बाहर वाला हॉलो ही होगा, तभी अंदर वाला अंदर जाएगा कैसे भी करके। तो दो स्फीयर हैं और अंदर ही अंदर हम इन दोनों को एक वायर से ऐसे टच करा दें, तो चाहे कोई भी चार्ज इस पर हो, चाहे कोई भी चार्ज इस पर हो, सो करो कि चाहे कुछ भी हो, चार्ज हमेशा इस छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर के पास ही जाएगा। सो करिए। और ये फिनोमिना कहलाता है कलेक्शन एक्टिविटी ऑफ हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर है, वो चार्ज को कलेक्ट कर रहा है अंदर वाले स्फीयर से, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्शन एक्टिविटी ऑफ हॉलो स्फीयर। और ये डिपेंड नहीं करता कि चार्ज क्या है दोनों पर, चाहे कुछ भी हो, चार्ज हमेशा अंदर से बाहर ही आएगा, बड़े वाले स्फीयर पर ही आएगा। ठीक है, तो पहले तो आप हमको ये बात बताइए कि इसकी रेडियस ए है, इसकी बी है, ठीक है, अच्छी बात है। जो वायर है उसका ये एक पॉइंट यहां पे छुआ हुआ है और एक पॉइंट यहां पे हमने टच कराया है। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेंगे ये किस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल का है, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल का। अगर ये पॉइंट हाई पोटेंशियल का है, ये पॉइंट लो पोटेंशियल का है, तो चार्ज हमेशा हाई टू लो इधर ही फ्लो करेगा। ठीक है, और मैं ये चेक करके देखना है इसको। मान लीजिए इस पॉइंट को, इसको आप मान लीजिए R और इस पॉइंट को मान लीजिए S। पोटेंशियल एट R, पोटेंशियल एट R पॉइंट है हमारा और S पॉइंट है। बच्चों ये दो स्फीयर हैं, एक छोटा स्फीयर है जिसकी सरफेस पर पॉइंट है R, और ये जो पॉइंट R है ये बड़े स्फीयर के भीतर आ जाता है। आप इसको इमेजिन करिए और मेरी बात को सुनिए। इस समय आप थिंकिंग ना करिए, मेरी बात को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिए, ये R जो पॉइंट है वो इसके सरफेस पर है, तभी आपको पूरा समझ आएगा, फिर आप कुछ भी सोचते रहिए। ये R जो है वो इसकी सरफेस पे है, परंतु ये R पॉइंट इसके अंदर आ रहा है। तो R पे हमको पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल एट R ड्यू टू, ये यहां पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एट R, ये होगा ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू छोटा स्फीयर, छोटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बड़ा स्फीयर, दोनों का ही पोटेंशियल होगा। छोटे से स्फीयर की सरफेस पर है ये, तो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। छोटे स्फीयर का चार्ज क्या है, Q, और छोटे स्फीयर की रेडियस क्या है, स्मॉल a, प्लस ये R बड़े स्फीयर के अंदर है, तो बड़े स्फीयर का भी इस पर कुछ पोटेंशियल होगा। बच्चों अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये बड़ा स्फीयर है, इसकी सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q चार्ज है और B रेडियस है, और जो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही अंदर हर पॉइंट पे होगा, क्योंकि अंदर पोटेंशियल सेम होता है, और यहां कहीं है पॉइंट R, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल है इस बड़े स्फीयर का वही अंदर R पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो बड़े स्फीयर के कारण क्या पोटेंशियल होगा R पॉइंट पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B, जो उसकी सरफेस पे है वही उसके अंदर होगा, तो R पॉइंट पर भी पोटेंशियल बड़े स्फीयर का इतना होगा। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट S, पोटेंशियल एट S पॉइंट। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, बड़े स्फीयर के तो सरफेस पर है, परंतु छोटे स्फीयर से काफी दूर है, उसके सेंटर से B दूरी पर है, छोटे स्फीयर के सेंटर से B दूरी पर है। तो टोटल पोटेंशियल एट S होगा पोटेंशियल ड्यू टू छोटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बड़ा। तो छोटे स्फीयर से B दूरी पर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा चार्ज Q अपॉन B, प्लस बड़े स्फीयर के सरफेस पर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े स्फीयर पर चार्ज है कैपिटल Q और डिस्टेंस B।
बड़े स्फीयर की रेडियस b थी तो उसकी सरफेस पर है b, जबकि छोटे स्फीयर से इतनी दूरी पर है s पॉइंट b दूरी पर, तो छोटे स्फीयर का चार्ज जो था वो स्मॉल q था, स्मॉल q अपॉन b, यही होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। आप देखिए बच्चों, आपके देखते ही देखते आपने प्रूव कर दिया इस दोनों में ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन है, तो इससे निर्भर नहीं करेगा कौन हाई पोटेंशियल है कौन लो पोटेंशियल। आप इसको निहारें और इसको निहारें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू ए एंड बी। ए छोटी रेडियस है, बी बड़ी रेडियस है, इसका मतलब ए छोटी वैल्यू है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तो ये वाला पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल होगा। हमने चार्ज को देखा भी नहीं, चार्जेस को बिना देखे केवल इस ए और बी पर निर्भर कर रहा है। ए छोटा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा तो ये पूरा ही बड़ा हो जाएगा, और बी बड़ा तो ये छोटा हो जाएगा, ये पूरा छोटा हो जाएगा। आप खुद इसको थिंक कीजिए, क्योंकि अगर हमको ये और ये कंपेयर करना है तो ये कॉमन चीज है, ये हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, इसी को देख के हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि ए छोटी वैल्यू है तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी ये पूरा इससे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब R पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और S पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज हमेशा R से S की तरफ ही फ्लो करेगा। और ये हमने प्रूव कर दिया कि अंदर से बाहर ही फ्लो करता है चार्ज। ठीक है, आपकी किताब में ये क्वेश्चन नहीं है, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट करें, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की फोटो आज भेज दूंगा। इस क्वेश्चन को लिखना है और इसके सॉल्यूशन को लिखना है, पोटेंशियल एट R, पोटेंशियल एट S, क्लियरली इसके बाद लिखेंगे आप क्लियरली पोटेंशियल एट R is greater than potential at S, that's why charge flows from R to S, that is inner sphere to outer sphere, अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका प्रूविंग हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। वेन डी ग्राफ जनरेटर इस पर वर्क करता है, उसका ये प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप कैपेसिटर के सीरीज, कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो आई थिंक ये हमको कल ही देखना चाहिए, आज के लिए हमने पर्याप्त ज्ञान बांट दिया है। आप अच्छे से क्लासेस को देखिए और यकीन रखिए इस बात पर कि अगर आपने चैप्टर वाइज 60% 70% क्वेश्चंस भी आपको उसके समझ आ गए हैं, तो आप उन्हीं की कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे सामने आएंगे तो हम आपको 100% सिखा देंगे। लेकिन अभी आपने जितना भी सीखा है आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जितना भी आप सीख पा रहे हैं मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम करना है। कभी ये नहीं करना है चलो आज हो जाए, एक पिक्चर हो जाए, एक मूवी हो जाए, है ना। घर के अंदर बैठे हैं तो आप रोज़ाना अपने नेट का यूज कर रहे हैं, जो भी रहता है मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या रहता है, नेटफ्लिक्स वगैरह बच्चे बताते रहते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। आप अभी अपना मैक्सिमम एनर्जी इस साल पूरी की पूरी पढ़ाई में अगर लगाएंगे तो नेटफ्लिक्स बहुत छोटी चीज़ है, आपको पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन आपको ये पूरी साल पढ़ाई पे लगानी है, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से मेरी बात समझेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों की फ़ीस सबमिट नहीं हुई है वो करवा दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके बिना। ठीक है, थैंक यू।